आज अपनी ह्यूमन फिजियोलॉजी का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर में स्टार्ट करेंगे बच्चे, दैट इज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब यहाँ पर हमें किस चीज़ की मैकेनिज्म पढ़नी होती है, देखिए। तो अगर कोई हम बच्चे जब फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, तो ड्यूरिंग द फिजिकल एक्सरसाइज क्या हो रहा है कि हमारी जो लिम्स की मसल है, ठीक, अपर लिम, लोअर लिम, ठीक, इनकी जो मसल्स हैं इनको ज़्यादा ब्लड सप्लाई चाहिए होती है, ठीक। तो इनको ज़्यादा ब्लड सप्लाई चाहिए होती है, क्यों ज़्यादा ब्लड सप्लाई चाहिए? क्योंकि उस समय ज़्यादा वो कॉन्ट्रैक्शन कर रही हैं, ज़्यादा रिलैक्सेशन कर रही हैं, ज़्यादा काम ले रहे हैं उनसे हम, और ज़्यादा काम ले रहे हैं तो ज़्यादा उनको एनर्जी चाहिए, और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए उनको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है ताकि वो एरोबिक रेस्पिरेशन करें और प्रॉपर उनके अंदर एटीपी का फॉर्मेशन होते रहे, ठीक है। और इस सब काम के लिए जैसे ही आप फिजिकल एक्सरसाइज स्टार्ट करते हो, क्या होता है, आपका जो कार्डियक आउटपुट, आपकी जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाती है। आपने तो नहीं बोला कि हम फिजिकल एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, कार्डियक आउटपुट तुम बढ़ जाओ, नहीं बोला। ऐसे क्यों हुआ बताओ? इसी के साथ साथ केवल इतना ही नहीं होता, हमारा रेस्पिरेशन रेट भी बढ़ जाता है। ये सारे काम कैसे हो रहे हैं? कैसे हम फिजिकल एक्सरसाइज के दौरान, कैसे आपका हार्ट रेट बढ़ गया, कैसे आपकी रेस्पिरेशन रेट बढ़ गई, इसके पीछे कौन रेस्पॉन्सिबल है? ये काम कैसे हो रहा है? और जैसे ही आपने फिजिकल एक्सरसाइज स्टॉप की, तुरंत क्या हुआ बताओ? फिर आपकी हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट नॉर्मल हो गया, रेस्पिरेशन रेट नॉर्मल हो गई। तो इसके पीछे कौन रेस्पॉन्सिबल है? कौन हमारे इन अलग अलग ऑर्गन को, हार्ट, लंग्स, हमारे मसल्स, इनको कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है? इनके फंक्शन को कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है अलग अलग ऑर्गन को? इन सब चीज़ के बारे में यहाँ पर डिस्कस करना है। तो अगर हम बात करें, बताइए क्यों हार्ट रेट बढ़ गई आपकी? क्यों? जब हम फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उस समय हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, मैंने बताया। और ऑक्सीजन के डिलीवरी के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है बताओ? ब्लड। इसलिए ब्लड ज़्यादा पहुंचाना पड़ेगा हमारी मसल्स को। तो ब्लड ज़्यादा पहुंचाने के लिए क्या होगा? हमारा हार्ट ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा हमारा पंप करेंगी ब्लड, इसलिए हमारी कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगी हमारी, ताकि, ठीक, और हार्ट रेट बढ़ जाएगा हमारा। उसी के साथ साथ क्या चाहिए बताओ? उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन भी ज़्यादा होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हम सप्लाई कर सकें। और ऑक्सीजन का लेन देन कराने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल बताओ? लंग, ठीक है, हमारा रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, उसको कराने के लिए क्या करेंगे? हम रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा देंगे अपनी। तो ये कहीं ना कहीं ये सारे सिस्टम एक दूसरे से क्या है? कोऑर्डिनेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें उसी की मैकेनिज्म पढ़नी है कि कौन इसके पीछे रेस्पॉन्सिबल है। तो अगर हम बात करें बच्चे, तो इन सारे कोऑर्डिनेशंस के पीछे हमारे बॉडी में कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? तो हमारा नर्वस सिस्टम रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए। और हमारी नर्वस सिस्टम जो है बच्चे, एक और सिस्टम के साथ मिलके हमारे पूरी बॉडी के फंक्शन को कोऑर्डिनेट और रेगुलेट करता है। और दूसरा सिस्टम कौन सा? हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, जिसके बारे में हम नर्वस सिस्टम के बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर बात करें नर्वस सिस्टम का काम क्या है, जो अभी हमने देखा, इट इज रिलेटेड विद कोऑर्डिनेशन, ठीक है, अलग अलग ऑर्गन को कोऑर्डिनेट कर रहा है, ऑफ द बॉडी एक्टिविटीज थ्रू नर्व इंपल्स। और ये नर्व इंपल्स क्या होती हैं, और इन नर्व इंपल्स से कैसे ये कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं हमारे बॉडी की एक्टिविटीज को, इसी चीज के बारे में यहाँ पर डिटेल में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। और अगर अपने नर्वस सिस्टम की बात करें, तो ये नर्वस सिस्टम किससे बना होता है? तो किसी भी सिस्टम को बनाने के लिए टिश्यू, सेल्स चाहिए होती है। तो नर्वस सिस्टम को बनाने के लिए कौन सा टिश्यू? हमारा नर्वस टिश्यू। पढ़ा हमने, हमारे बॉडी में केवल 4 तरह की तो टिश्यू पाई जाती है, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। और हमारी जो नर्वस टिश्यू है वो क्या बना रहा है? हमारा नर्वस सिस्टम बना रहा है। और अगर ओरिजिन के बारे में बात करें, तो हमारा जो नर्वस टिश्यू होते हैं बच्चे, दे आर एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। ये सारी चीजें मैंने डिस्कस की है पहले ही आपसे, दे आर एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, ठीक है। और हमारी जो नर्वस टिश्यू होती है, अगर इसकी बात करें, नर्वस टिश्यू की बात करें, तो इस नर्वस टिश्यू के अंदर 2 तरह की सेल देखने को मिलेगी आपको, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूरॉन और नर्व सेल, जो कि मेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, जो कि आपकी मेन फंक्शनल यूनिट है आपके नर्वस सिस्टम की, ठीक, जो कि कोऑर्डिनेशन कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक। और दूसरी तरह की जो सेल यहाँ पर है, जिसको हम बोलते हैं न्यूरोग्लियल सेल या फिर न्यूरोग्लिया। और हमारी जो न्यूरोग्लियल सेल होती हैं, 2 तरह की न्यूरोग्लियल सेल्स पाई जाती है हमारे पास, ठीक है। हमारे नर्वस सिस्टम में 2 तरह की न्यूरोग्लियल सेल्स होती हैं। कौन कौन सी है? माइक्रोग्लियल सेल और मैक्रोग्लियल सेल। और ये न्यूरोग्लियल सेल क्या कर रही हैं बच्चे? ये न्यूरोग्लियल सेल जो होती हैं हमारे इस नर्वस सेल्स को सपोर्ट करती हैं, ठीक है। कैसे करती हैं सपोर्ट? अभी हम आगे जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे, सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। और ये न्यूरोग्लियल सेल मैंने बताया 2 तरह की होती है, माइक्रोग्लियल सेल्स और मैक्रोग्लियल सेल्स। ये माइक्रोग्लियल सेल्स क्या होती है बच्चे? जैसे हमारे ब्लड के अंदर WBC है, फैगोसाइटिक इन नेचर, ठीक है, फॉरेन पार्टिकल को एनगल्फ करने का काम कर रहा है, फैगोसाइटोसिस करा रहा है। उसी तरह हमारे ब्रेन के अंदर, हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर जो फॉरेन पार्टिकल जो पैथोजन सेंटर कर चुके हैं, उनकी फैगोसाइटोसिस के लिए कौन है? ये माइक्रोग्लियल सेल्स होती हैं, ठीक। और कहीं ना कहीं जब हम WBC से कंपेयर कर रहे हैं, ब्लड से कंपेयर कर रहे हैं, तो ये भी क्या होंगी? ओरिजिन में उन्हीं की जैसी होंगी। तो हमारी माइक्रोग्लियल सेल जो होती हैं, दे आर मेसोडर्मल इन ओरिजिन। और कैसी होती हैं? दे आर फैगोसाइटिक इन नेचर, ठीक है। यानी हमारा पूरा का पूरा जो नर्वस सिस्टम है, ये एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। ये कैसा है? एक्टोडर्मल है ओरिजिन में। और ये जो माइक्रोग्लियल सेल्स होती हैं, दे आर मेसोडर्मल इन ओरिजिन, ये मेसोडर्मल होती हैं, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें मैक्रोग्लियल सेल्स क्या होती हैं बच्चे, ठीक, तो यहाँ पर 3 तरह की मैक्रोग्लियल सेल देखने को मिलेंगी आपको।
क्या है बताइए? स्वान सेल्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और एस्ट्रोसाइट्स। इनके बारे में थोड़ा बहुत मैं आगे भी डिस्कस करूंगा आपसे, लेकिन एक थोड़ा बहुत अगर इनके बारे में जो तुरंत इनका जो फंक्शन यूज में आने वाला है, अगर हम बात करें क्या क्या काम होता है इनका, वो देखिए तो हमारी जो स्वान सेल होती है बच्चे, इन स्वान सेल का काम होता है माइलिन शीथ बनाना। कहां पर? इन पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। देखिए अभी हमें नहीं पता कि पेरीफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, माइलिन शीथ क्या होती है, ठीक है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम इन चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्वान सेल का काम क्या बताओ? माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कराती है, लेकिन कहां पर? पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में। देखेंगे पेरीफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है और माइलिन शीथ क्या होती है। और ये जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होती हैं, इनका काम क्या है? इनका भी काम है माइलिन शीथ ही बनाना, लेकिन कहां पर? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ठीक है, सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। देखेंगे अभी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किसे कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसे कहते हैं, देखते हैं आगे भी डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में हम। और जो हमारी एस्ट्रोसाइट्स, एस्ट्रोसाइट ये भी हमारी एक तरह की मैक्रोग्लियल सेल्स, ये भी हमारी न्यूरोग्लियल सेल्स होती हैं। लेकिन एस्ट्रोसाइट का काम क्या होता है बच्चे? इनका काम होता है रिपेयरिंग ऑफ नर्वस सिस्टम, रिपेयरिंग ऑफ नर्वस सिस्टम। हमारे जो नर्वस टिश्यू है, हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर जो हमारी नर्वस टिश्यू है, जो न्यूरॉन्स है, इनकी रिपेयरिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। क्योंकि अभी हम आगे देखेंगे बच्चे कि हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं बच्चे, ये न्यूरॉन्स के पास डिवाइडिंग कैपेसिटी नहीं होती है। तो जब डिवाइड नहीं कर सकते तो क्या हो रहा है? इनकी रिपेयरिंग की जाती है इनकी, ठीक। और उनकी रिपेयरिंग के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? हमारी एस्ट्रोसाइट रेस्पॉन्सिबल होती है। ये एस्ट्रोसाइट और क्या करती हैं? तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है बच्चे इन एस्ट्रोसाइट्स का, फॉर द ब्लड ब्रेन बैरियर। क्या बनाती हैं? ब्लड ब्रेन बैरियर बनाती है, ताकि हमारे ब्लड के अंदर जो भी चीजें हैं डायरेक्टली ब्रेन के अंदर एंटर ना कर जाए, ठीक है। और इसी कारण, ठीक है, जो ब्रेन की कोई दिक्कत हो जाती है तो जल्दी दवा नहीं काम करे, क्यों? डिफ्यूज होकर दवा भी नहीं जा पाती है, ठीक है। आगे देखते हैं, डिस्कस करेंगे सारी चीजें हम। तो ये जो ब्लड ब्रेन बैरियर है, कौन बनवा रहा है? एस्ट्रोसाइट बनवाती है ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक। और अगर हम बात करें एस्ट्रोसाइट की बच्चे, तो ये सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ी जो सेल होती है हमारी, सबसे बड़ी यही हमारी एस्ट्रोसाइट होती है। और कैसी होती है? स्टार शेप्ड होती है बच्चे, ठीक है, इसलिए नाम दिया इनको हम लोगों ने एस्ट्रोसाइट। स्टार शेप्ड होती है, सबसे बड़ी हमारी सेल होती है हमारे ग्लियल सेल्स, ठीक है। तो अब हमें यहां पर क्या डिस्कस करना है? सबसे पहले हम अपने इन न्यूरॉन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, नर्व सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या होते हैं ये, कैसे काम कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं पर पूरा का पूरा हमारा नर्वस सिस्टम टिका हुआ है। जितना भी हमारा कोऑर्डिनेशन का काम है, यही न्यूरॉन्स, यही नर्व सेल करने वाली हैं। बच्चे सबसे पहले अपने हम न्यूरॉन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, नर्व सेल के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। न्यूरॉन्स की अगर बात करें बच्चे, तो ये देखिए यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है न्यूरॉन का। अपने न्यूरॉन्स की बात करें तो हमारे न्यूरॉन बच्चे बाकियों की सेल के जैसे हैं। बाकी सेल के अंदर क्या मिलेगा आपको? एक सेल होता है, सेल मेम्ब्रेन सराउंडेड होती है। वैसे हमारे न्यूरॉन्स भी है, देखिए ये इसकी मेन सेल होगी, सेल बॉडी जिसको बोलते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या मिलेगा? इस मेन सेल बॉडी से कुछ प्रोसेस निकले रहते हैं, इसको बोलते हैं न्यूरोनल प्रोसेस बोलते हैं। देखो नर्व प्रोसेस इसको बोलते हो आप, ठीक। और ये प्रोसेस आपको दो तरीके के दिख रहे हैं, कुछ प्रोसेस यहाँ पर छोटे हैं और कुछ प्रोसेस यहाँ पर बड़े हैं, लंबे हैं। तो ये जो छोटे प्रोसेस हैं इनको हम बोलते हैं डेंड्रॉन, और ये जो लंबे प्रोसेस है इनको हम बोलते हैं एक्सॉन, ठीक है। ये जो डेंड्रोन वाले जो छोटे प्रोसेस हैं, आपको कहीं ना कहीं दिख रहा है कि जो प्रोसेस कैसे देखो ब्रांच है, देख रहे हो ब्रांचिंग दिख रही है इसमें, तो ट्री लाइक होते हैं, ब्रांच होते हैं ये, ठीक। क्यों ब्रांच होते हैं? क्या मतलब है इनको ब्रांचिंग होने का? क्योंकि बच्चे हमारे जो इस न्यूरॉन का काम होता है इंपल्स को कैरी करना, इंफॉर्मेशन कैरी करना। कैसे कैरी करेंगे उसी चीज का हमें यहाँ पर पूरा प्रोसेस पढ़ना है, पूरी मैकेनिज्म समझेंगे किस तरीके से ये न्यूरॉन जो है इंपल्स कैरी कर रहे हैं। अब इंपल्स का मतलब क्या हो, बस आप ऐसे समझो, जैसे मान लो मैंने टच किया, यहाँ पर टच किया, तो ये जो टच है हमें फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो कि हाँ किसी चीज से हमें टच किया गया है, तो ये कैसे फील हो रहा है? तो इसको रिसीव करने के लिए जो स्टिमुलस मैंने दिया है, इसको रिसीव करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होती है? डेंड्रॉन। ये डेंड्रॉन ये इस स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, रिसीव करने के बाद ये सेल बॉडी को भेजते हैं, सेल बॉडी के बाद वो इंपल्स आगे चलती है, ठीक है, एक्सॉन में आती है, एक्सॉन से फिर दूसरे, यहां पर दूसरा न्यूरॉन इससे कनेक्टेड होता है। इस तरीके से ये इंपल्स हमारी, ये जो स्टिमुलस है इसको कैरी किया जाता है और चलते चलते हमारे ब्रेन में पहुंच जाता है। ब्रेन इसकी प्रोसेसिंग करता है, क्या करना है इस स्टिमुलस का, उसके बाद वो रेस्पॉन्स देता है। तो इसी चीज की आपको मैकेनिज्म पढ़नी है यहाँ पर, किस तरीके से जो हमने टच दिया, जो स्टिमुलस दिया, कैसे ये आपका कैरी किया गया, कैसे क्यों गया ये स्टिमुलस, ठीक है। यही सारी चीजें हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है। तो देखिए, तो ये जो डेंड्रोन है, डेंड्रोन का काम होता है इंपल्स को रिसीव करना। क्या करना? रिसीव करना। अब बताइए, इसका काम ही रिसीव करना है, उसको ब्रांच अगर बना दिया जाए, उसको ब्रांच कर दिया जाए तो ज्यादा फायदा हो जाएगा। क्यों? वो ज्यादा एरिया से इंपल्स रिसीव कर सकता है एक न्यूरॉन, इसीलिए इसको हम लोगों ने हाईली ब्रांच बना दिया, ताकि सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से ये ज्यादा से ज्यादा जो इंपल्स है, ज्यादा जो स्टिमुलस है, उन स्टिमुलस को क्या कर सके? रिसीव कर सके, ठीक है। और इन स्टिमुलस को रिसीव करने के बाद किसको देगा? ये सेल बॉडी को देगा। देखो ये सेल बॉडी होगी इसकी, ठीक। इस सेल बॉडी की अगर बात करें, साइटोन की अगर बात करें, तो इसमें क्या मिलेगा आपको?
इस सेल बॉडी का जो साइटोप्लाज्म, देखो नॉर्मल जो सेल्स होती हैं, सेल के अंदर भी क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन, अंदर साइटोप्लाज्म, इसका भी ये साइटोप्लाज्म है। तो इसके साइटोप्लाज्म को बोलते हैं न्यूरोप्लाज्म। क्या बोलते हैं इसके साइटोप्लाज्म को? न्यूरोप्लाज्म। और इसके न्यूरोप्लाज्म में क्या क्या दिख रहा होता है आपको? न्यूक्लियस यहां पर दिख रहा है, देखो न्यूक्लियस दिख रहा है, ये न्यूक्लियस है, जैसे नॉर्मल सेल का न्यूक्लियस होता है, इसके पास भी न्यूक्लियस है, ठीक। लेकिन जब आप इस साइटोन की बात करोगे, यहां की जब बात करो, तो यहां पर कुछ अलग होगा। क्या अलग होगा? हमारी जो नॉर्मल सेल्स होती हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है? सेंट्रियोल पाया जाता है, सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल पाए जाते हैं, जो कि किसमें हेल्प करते हैं? सेल डिवीजन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है। लेकिन जब इस नर्व सेल की बात करोगे तो इसके साइटोप्लाज्म में आपको सेंट्रियोल देखने को नहीं मिलेंगे। कब? आफ्टर बर्थ। बर्थ के बाद हमारे सेल बॉडी साइटोन के अंदर के जो सेंट्रियोल हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं, ठीक। यानी अगर ये सेंट्रियोल खत्म हो गए, नहीं है, यहां पर एब्सेंट है, तो क्या होगा? ये अब सेल डिवाइड नहीं कर सकती। न्यूरॉन की सेल क्यों डिवाइड नहीं करती? तो एक ही रीजन समझ में आ गया, क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या नहीं होता है? सेंट्रियोल नहीं पाया जाता। अब बात ये आती है, खुद सोचिए आप, मैं बोल रहा हूं कि हमारी न्यूरॉन की सेल डिवाइड नहीं कर रही है, और जब हम पैदा हुए हैं, हमारी बर्थ हुई है, आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद ही क्या हुआ? बर्थ के पहले है, बर्थ के पहले डिवाइड कर रही है, ठीक है, नंबर बढ़ा रही है अपना, लेकिन बर्थ के बाद ये इनके अंदर सेंट्रियोल जो है वो खत्म हो गया, डिसअपियर हो गया। यानी आप जब बर्थ के टाइम पर देखें तो हमारी बॉडी की हाइट क्या है? बहुत छोटी है, और अभी क्या है? इतने बड़े हो गए। तो जब हम छोटे थे तब भी उतने न्यूरॉन थे, और जब हम बड़े हो गए तब भी आप कह रहे हो कि उतने ही न्यूरॉन है। ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो बच्चे ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि बर्थ के बाद हमारे जो न्यूरॉन्स हैं ये डिवाइड नहीं करते हैं, लेकिन इलोंगेट होते हैं। क्या होते हैं? इलोंगेशन इनका होता है, और इनके इलोंगेशन की वजह से ये हमारे पूरी बॉडी को ऑक्युपाई कर लेते हैं। यानी मैं समझ में आ गया कि बर्थ के बाद क्या नहीं होगा? न्यूरॉन्स का डिवीजन नहीं होता, बल्कि न्यूरॉन्स का इलोंगेशन होता है। और इस इलोंगेशन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? थायरॉक्सिन। देखेंगे, डिस्कस करेंगे अभी। थायरॉक्सिन रेस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए थायरॉक्सिन की कमी होने की वजह से अलग अलग दिक्कतें आती हैं। बोलते हैं क्या कि बच्चा जो होता है क्रिटिनिज्म हो गया उसको, ठीक है, वो देखेंगे हम, ठीक। तो ये क्या होगा बताओ? हमारी जो थायरॉक्सिन है, थायरॉक्सिन की वजह से क्या हो जाएगा? न्यूरॉन्स का इलोंगेशन होता है आफ्टर बर्थ, ये डिवाइड नहीं कर रही। अगर कोई डैमेज हो जाएगा तब क्या होगा? तो डैमेज हो जाएगा तो उसको रिपेयर किया जाएगा, और उसको रिपेयर करने के लिए क्या होता है? एस्ट्रोसाइट्स। क्या है? एस्ट्रोसाइट। वो क्या करती हैं? वो इसको रिपेयर करती हैं, ठीक। अब देखिए और क्या मिलेगा आपको इस साइटोप्लाज्म के अंदर, और क्या देखने को मिल रहा है? तो इसके अंदर आपको इसके क्या मिलेंगे? माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट, जो साइटोस्केलेटन होते हैं नॉर्मल सेल के। तो इनके जो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट जो लाइक स्ट्रक्चर हमारे इन साइटोन के अंदर देखने को मिलते हैं, इन डेंड्राइट्स के अंदर देखने को मिलते हैं, इन एक्सोन्स के अंदर देखने को मिलेंगे, उनको हम बोलते हैं न्यूरोफिब्रिल। ये न्यूरोफिब्रिल्स क्या होती है? तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। क्या काम है इनका? कहां पर प्रेजेंट होंगी ये? तो कहोगे आपके साइटोन में प्रेजेंट है, डेंड्रोन्स में प्रेजेंट है, एक्सोन में प्रेजेंट है। और क्यों हर जगह प्रेजेंट है? तो इनके काम से आपको पता चल जाएगा। इनका काम होता है बच्चे इंपल्स का ट्रांसमिशन। इंपल्स, जो स्टिमुलस आपने रिसीव किया है उस स्टिमुलस को आगे फॉरवर्ड करने के लिए, उस इंपल्स को आगे ट्रैवल कराने के लिए ये हमारे न्यूरोफिब्रिल रेस्पॉन्सिबल होते हैं। और अगर न्यूरोफिब्रिल की बात करें तो न्यूरोफिब्रिल आपको हर जगह देखने को मिलेंगी, आपके इन डेंड्रोन्स में मिलेंगी, इस साइटोन में मिलेगा, और ये जो हमारा लास्ट का प्रोसेस अभी आने वाला है एक्सोन, इसमें मिलेगा। क्यों? क्योंकि सर इनका काम ही ऐसा। इनका काम क्या होता है बच्चे? इनका काम होता है इंपल्स को कैरी कराना, ठीक है। ये जो इंटरनल कंडक्शन है इस न्यूरॉन के अंदर, एक जगह से दूसरी जगह जो आपने स्टिमुलस दिया उसको कौन लेकर आगे जा रहा है? उस स्टिमुलस को आगे फॉरवर्ड कराने के लिए इस न्यूरॉन के अंदर ये न्यूरोफिब्रिल रेस्पॉन्सिबल होती है। और हमारे इस न्यूरॉन का हर एक चेंबर क्या है? ये हर एक पार्ट, डेंड्रोन, साइटोन, एक्सोन, ये सबका काम है इंपल्स को कैरी करना, तो सबके अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए। तो न्यूरोफिब्रिल आपको हर जगह मिलेंगे। चलिए और देखते हैं और क्या मिलेगा आपको इसके अंदर। हमारे साइटोन के अंदर अगर हम बात करें, डेंड्रोस के अंदर अगर बात करें, कुछ और स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। क्या बोलते हैं उनको हम? ठीक, इनको हम बोलते हैं निजल्स ग्रैन्यूल। ये देखो निजल्स ग्रैन्यूल क्या होते हैं? निजल्स ग्रैन्यूल तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और फ्री राइबोसोम। फ्री राइबोसोम का मतलब क्या हुआ? क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर भी तो राइबोसोम है, ठीक है, लेकिन इसके अलावा कुछ फ्री राइबोसोम भी ये मिलकर एक क्लस्टर बना लेते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और फ्री राइबोसोम मिलकर क्या बना रहे हैं? एक क्लस्टर बना रहे हैं, और उस क्लस्टर को आप क्या बोले हो? निजल ग्रैन्यूल्स। उन क्लस्टर्स को बोले हो निजल ग्रैन्यूल्स। और ये जो निजल्स ग्रैन्यूल होते हैं बच्चे, ये आपको केवल इस साइटोन के अंदर और इन डेंड्रोन्स के अंदर देखने को मिलेंगी। एक्सोन्स, ये जो लास्ट टर्मिनल पार्ट है इसका, एक्सोन के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। कौन? निजल ग्रैन्यूल। अच्छा, पूछा जाए आपसे कि निजल ग्रैन्यूल का काम क्या होता है, कोई पूछेगा तो क्या कहोगे? तो इस निजल ग्रैन्यूल का भी काम होता है बच्चे रीजनरेशन में हेल्प करना,
ठीक है, तो रीजनरेशन में हेल्प करती हैं। यानी मेरी बात समझ में आ गई कि हमारे डेंड्रॉन के पास, साइटोन के पास, एक्सोन के पास, तीनों के पास रीजनरेशन कराने के लिए पहले से मेन कौन रेस्पॉन्सिबल है? एस्ट्रोसाइट। वो तो हर जगह, ठीक, वो तो सबका रिपेयरिंग कराएगा, लेकिन जो और रिपेयरिंग में हेल्प करता है जो कि निजल ग्रैन्यूल है, वो कहां नहीं है? वो इन एक्सोन्स में नहीं है। और एक्सोन में नहीं है यानी हमारे अगर बात किया जाए सबसे स्लो रीजनरेशन किसका होगा? कहोगे सर एक्सोन का, क्योंकि एक्सोन के पास केवल एस्ट्रोसाइट है, ठीक है, इनका रीजनरेशन कराने के लिए केवल एस्ट्रोसाइट है। लेकिन इनका रीजनरेशन कराने के लिए साइटोन और सेल बॉडी में कोई दिक्कत होगी, उसको रीजनरेट करने के लिए कौन है बताओ? उसके लिए हमारे निजल्स ग्रैन्यूल भी होंगे और हमारे एस्ट्रोसाइट भी होंगे, ठीक है। यानी सबसे स्लो रीजनरेशन किसका होगा? हमारे एक्सोन का होगा, ठीक है। आइए और देखिए क्या मिलेगा आपको। निजल ग्रैन्यूल देखिए हमने, और देखिए अब ये सेल बॉडी दिख रही है आपको, सेल बॉडी के बाद एक और जो प्रोसेस निकला, सेल बॉडी से एक और जो प्रोसेस निकला हुआ है, ठीक है, एक और जो प्रोसेस निकला है इसको हम बोलते हैं एक्सोन। ये जो प्रोसेस है लॉन्ग प्रोसेस, इसको हम बोलते हैं एक्सोन, ठीक। और जहां से ये एक्सोन वाला प्रोसेस इमर्ज हुआ है, ठीक है, जहां से ये प्रोसेस इमर्ज हुआ है, निकला है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं एक्सोन हिलॉक, या फिर इसको हम बोलते हैं ट्रिगर जोन। अब इसको हम एक्सोन हिलॉक क्यों बोलते हैं? क्योंकि बच्चे इस पॉइंट पर जब देखोगे तो चैनल्स के नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल जो होते हैं उनके नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं। अब सर ये सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल होते क्या है और ये काम कैसे करते हैं? इनके नंबर ज़्यादा होने से क्या फ़ायदा होने वाला है? तो ये सारी चीज़ों के लिए बस थोड़ा सा वेट करेंगे अभी हम, जैसे मैं आपको इंपल्स कंडक्शन बताऊंगा सब चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगे, ठीक है। स्टेप वाइज सीखिए ताकि मैं कंफ्यूजन ना हो एक साथ, ठीक है। तो इस पॉइंट को क्या बोल दिया? जहां से एक्सोन स्टार्ट हो रहा है सेल बॉडी की, उसको बोल दिया हमने एक्सोन हिलॉक, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंस है? तो बस इतना समझो, यहां पर चैनल्स के नंबर ज्यादा होते हैं। क्या करेंगे वो चैनल के नंबर ज्यादा होकर? अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका ये प्रोसेस निकल गया जिसको आप क्या बोल रहे हो? एक्सोन। और ये हमारी एक्सोन की जो मेम्ब्रेन है इसको क्या बोलते हैं? एक्सोलेमा बोलते हैं, ठीक है। और देखिए, और ये जो एक्सोन होते हैं बच्चे, ये कैसे होते हैं? ये ब्रांच नहीं है, देख रहे हो, दे आर नॉट ब्रांच्ड, केवल इनका टर्मिनल एंड ब्रांच्ड होता है, देख रहे हो, इनका जो केवल टर्मिनल एंड है केवल वही ब्रांच होता है। और इनके टर्मिनल एंड जो ब्रांच है इसको हम बोलते हैं टीलोडेंड्रिया। क्या बोलते हैं? टीलोडेंड्रिया। यानी समझ में आ गया, हमारे जो डेंड्रोन होते हैं वो क्या होते हैं? ब्रांच्ड होते हैं। और हमारे जो एक्सोन है वो ब्रांच्ड नहीं होते, दे आर अनब्रांच्ड, सिंगल और एक ही होंगे, ठीक है। डेंड्रोन्स के नंबर आपके ज्यादा हो सकते हैं, एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन एक्सोन के नंबर हमेशा एक होंगे। अब ऐसा क्यों है? क्यों एक्सोन के नंबर केवल एक ही होने चाहिए? डेंड्रोन्स को क्यों आप कई कर दे रहे हो? क्यों एक्सोन के नंबर आपने केवल एक रखा? बस थोड़ा सा वेट कर, देखो मैं बस आप क्वेश्चन जनरेट कर रहा हूं आपके दिमाग में, ताकि आपके दिमाग में आए ऐसा क्यों हुआ, क्यों एक्सोन होगा तो एक ही होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। या तो एक होगा या तो एक्सोन होगा ही नहीं। लेकिन भाई डेंड्रोन्स एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक। इस क्वेश्चन को भी दिमाग में रखिए आप, ऐसा क्यों होता है देखते हैं अभी आगे हम। तो एक्सोन के नंबर क्या होंगे? केवल एक होंगे, या तो होगा ही नहीं एक्सोन, या तो होगा तो केवल एक होगा, ठीक है। वो किसमें नहीं होगा उसके हिसाब से कई टाइप्स ऑफ न्यूरॉन हम पढ़ते हैं, ठीक है। हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस, कि कौन कौन से प्रोसेस हैं, कितने हैं, उसके बेसिस पे हम 2-3 तरह के न्यूरॉन्स के टाइप्स पढ़ते हैं। देखते हैं अभी आगे, ठीक। पहले एक न्यूरॉन को पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। तो ये जो एक्सोन है, एक्सोन कैसा होगा? एक सिंगल होगा, अनब्रांच्ड होगा, सिंगल और अनब्रांच्ड। देखिए अब क्या होगा, तो इसके जो टर्मिनल एंड है, लेकिन ये एक्सोन तो अनब्रांच्ड है, देख रहे हो, लेकिन इसका जो टर्मिनल एंड है एक्सोन का, ये कैसा होता है? ब्रांच्ड होता है। इसको क्या बोलते हैं? टीलोडेंड्रिया। क्या बोलते हैं हम लोगों ने? टीलोडेंड्रिया। और इस टीलोडेंड्रिया, जो टीलोडेंड्रिया इनके जो एंड है, देख रहे हो, बैग लाइक एंड है, इनको हम बोलते हैं सिनेप्टिक नॉब। ये जो टीलोडेंड्रिया के जो एंड है बैग लाइक, इसको बोलते हैं सिनेप्टिक नॉब। और इनमें क्या रखी रहती है? इनमें रखी रहती है वेसाइकल्स। इसमें क्या रखे हैं? वेसाइकल्स। इनको बोलते हैं सिनेप्टिक वेसाइकल। और इन वेसाइकल्स के अंदर क्या भरे रहते हैं? इनके अंदर भरे रहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। यानी एक और यहां पर टर्म जुड़ गया, इसके बारे में हमें सीखना है आगे, ठीक है। इनके अंदर क्या भरे रहते हैं? सिनेप्टिक वेसाइकल के अंदर भरा रहता है न्यूरोट्रांसमीटर। चलिए आगे आइए। अब इस अगर एक्सोलेमा की बात करें तो इन एक्सोलेमा पर आपको दिख रही है कुछ सेल्स दिख रही हैं, बताओ, ये जो कुछ सेल्स दिख रही हैं, कुछ सेल दिख रही है, इन सेल्स को बोलते हैं स्वान सेल्स। क्या बोलते हैं? स्वान सेल्स। पढ़ कर आए हम स्वान सेल, मैंने बताया था अभी आपको, स्वान सेल, ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स। तो ये स्वान सेल दिखेंगे, ठीक है। और ये स्वान सेल्स कहाँ मिलती हैं हमें? तो हमारे जो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम है, मैंने अभी आपको बताया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तो हमारा जो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम है, उन पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन्स होंगे बच्चे, ठीक है, उनके एक्सोन की मेम्ब्रेन पर क्या मिलती है? स्वान सेल मिलती है। ये स्वान सेल का न्यूक्लियस दिखा रखा मैंने, स्वान सेल का न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। और स्वान सेल की जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, स्वान सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं न्यूरीलेमा। न्यूरीलेमा,
ठीक है, अभी बस इतना समझो आप तो बस न्यूरॉन के बारे में जानो, क्योंकि अगर आपको अभी सीएनएस और पीएनएस में डिफरेंस नहीं पता तो आप बस न्यूरॉन बोलो, आप तो कोई बात नहीं। देखो न्यूरॉन के मेम्ब्रेन पे क्या मिलेगा बताओ, स्वान सेल मिलेंगे, ठीक, और स्वान सेल के अंदर क्या मिलेगा बताओ, स्वान सेल का ये न्यूक्लियस हो गया, और स्वान सेल की जो मेम्ब्रेन है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरीलेमा, ठीक है, चलिए इसको हमने न्यूरीलेमा बोल दिया। और क्या बात कर रही है, ये क्या बताओ, ये अंदर के मैंने क्या दिखा रखा है, इसको बोला मैंने माइलिन शीथ, माइलिन शीथ, और ये माइलिन शीथ कौन बनाती है, ये स्वान सेल बनाती है, ये जो स्वान सेल्स हैं ये स्वान सेल्स क्या बना रही है, माइलिन शीथ। अब ये माइलिन शीथ क्या होती है, माइलिन शीथ कैसे बनती है, ठीक, इसके लिए फिर एक टॉपिक जनरेट हो गई। देखो मैं बस आपसे क्वेश्चन जनरेट कर रहा हूं, यहाँ पर क्या क्या हमें अभी आगे पढ़ना है, यहाँ पर अभी हम देखेंगे माइलिन शीथ कैसे बनती है, इसको बोलते हैं माइलिनोजेनेसिस, माइलिनोजेनेसिस, माइलिन शीथ का बनना कौन बनाएगी वो हमें दिख गया, ये स्वान सेल बनाने वाली है, जो स्वान सेल है ये माइलिन शीथ बनाकर देती है, ठीक है, क्या होती है ये माइलिन शीथ, अभी देखते हैं माइलिनोजेनेसिस, पहले स्ट्रक्चर कंप्लीट करते हैं इसका। तो क्या दिख गया बताओ, हमारे जो एक्सोन है, एक्सोन की मेम्ब्रेन पर क्या दिख रही है आपको, स्वान सेल, ठीक है, और स्वान सेल ने क्या बना रखा है यहाँ पर, माइलिन शीथ, माइलिन शीथ, माइलिन शीथ, ये माइलिन शीथ है, और हमारी ये जो ऊपर वाली बाउंड्री बच्चे हमारी स्वान सेल की मेम्ब्रेन है जिसको हम बोलते हैं न्यूरीलेमा, ठीक, और ये स्वान सेल का न्यूक्लियस हो गया, ठीक। तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ माइलिन शीथ, यहाँ माइलिन शीथ, यहाँ माइलिन शीथ, यहाँ माइलिन शीथ, तो ये माइलिन शीथ के बीच में क्या मिल रहा है, गैप मिल रहे हैं, देखो गैप मिल रहे हैं, जिन गैप में ये माइलिन शीथ नहीं है, केवल केवल आपको एक्सोन की मेम्ब्रेन है, एक्सोलेमा, देखो यहाँ पर केवल ये एक्सोलेमा है, यहाँ पर माइलिन शीथ नहीं है, तो ये जो दो माइलिन शीथ्स के बीच का जो गैप होता है इसको हम बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर, क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनवियर। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक, वो भी हम देखते हैं, पहले माइलिन शीथ पढ़ेंगे फिर इसका इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। देखिए तो हमें क्या समझ में आगे बताओ, हमें न्यूरॉन के बारे में ओवरऑल सुपरफिशियल स्ट्रक्चर इसका हमने समझ लिया, क्या मिलेगा बताओ, न्यूरॉन के अंदर क्या मिलते हैं बताओ, न्यूरॉन की एक सेल बॉडी होती है, ठीक, इस सेल बॉडी से कुछ प्रोसेस निकले रहते हैं, उन प्रोसेस को बोलते हैं डेंड्रॉन और एक्सोन, ठीक, जो छोटे प्रोसेस हैं, ठीक, उनके नंबर कई सारे भी होते हैं, वो ब्रांच्ड भी हैं, ठीक है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं और ब्रांच्ड होते हैं, ये डेंड्रॉन हो गए आपके। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है स्टिमुलस को कहां लेकर आना, सेल बॉडी की तरफ लेकर आना। इन एक्सोन का काम क्या होता है, स्टिमुलस को कहां लेकर जाना, सेल बॉडी से दूर लेकर जाना, मतलब दूसरे एक्सोन को लेकर जाना, यहाँ से दूसरा एक्सोन, फिर दूसरा एक्सोन क्या करेगा, दूसरे एक्सोन के जो डेंड्रॉन है वो रिसीव कर लेंगे यहाँ से स्टिमुलस को, ठीक, फिर वो आगे स्टिमुलस पास होता रहेगा। देखते हैं अभी क्या जंक्शन होता है, क्या चीजें होती हैं, ठीक। और क्या मिलेगा बताओ, इसके साइटोप्लाज्म में क्या मिलेगा, न्यूक्लियस मिल रहा है आपको, ठीक, और इसके साइटोप्लाज्म में क्या होता है, यहाँ पर सेंट्रियोल एब्सेंट होती है, सेंट्रियोल एब्सेंट होने की वजह से हमारे न्यूरॉन की जो सेल्स हैं डिवाइड नहीं कर सकती, ठीक, डिवाइड नहीं कर सकती, बस रिपेयर कर सकती हैं। रिपेयर के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, एस्ट्रोसाइट रेस्पॉन्सिबल होती है, ठीक। और इसके में क्या मिलेगा आपको, निजल्स ग्रेन्यूल मिलेंगे, और ये जो निजल्स ग्रेन्यूल का पाया जाना बच्चे, एक पॉइंट और ऐड कर लेते हैं यहाँ पर, क्या निजल्स ग्रेन्यूल जो होती हैं हमारी न्यूरॉन्स को बाकी जो हमारी नॉर्मल सेल होती हैं उनसे डिफरेंशिएट करती हैं। हमारी बाकी जो नॉर्मल सेल हैं बॉडी की, उनके अंदर ये निजल्स ग्रेन्यूल देखने को नहीं मिलेंगे, ये केवल आपको हमारे न्यूरॉन्स के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो क्लस्टर बनाया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और फ्री राइबोसोम का, ये केवल आपको कहाँ देखने को मिलेगा, आपके न्यूरॉन्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। वहीं अगर इन प्रोसेस की बात करें बच्चे, तो ये प्रोसेस भी एक तरीके से हमारी इन न्यूरॉन को जो है वो डिफरेंशिएट करते हैं बाकी सेल से। बाकी सेल के अंदर भी हमें ये डेंड्रॉन और एक्सोन के जो प्रोसेस है देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो एक एक करके क्या करते हैं, पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या हमने सीखा यहाँ पर, फिर हम आगे चलते हैं, माइलिनोजेनेसिस की बात करेंगे, कैसे माइलिन शीथ बनती है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम फिर। इसी न्यूरोप्लाज्म में बच्चे हमें गोल्गी बॉडी भी देखने को मिलेंगी, उनका काम क्या होता है, पैकेजिंग का, ठीक है। और हमें क्या मिलेगा यहीं पर, माइटोकॉन्ड्रिया दिखेंगी। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है बताओ, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, ठीक। तो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में क्या देखा बताओ, इसमें साइटोन मिलेगा आपको और नर्व प्रोसेस मिलेंगे। साइटोन को क्या बोलते हैं बच्चे, सेल बॉडी बोलते हैं। पेरिकैरियोन मतलब न्यूक्लियस के अराउंड, तो पेरिकैरियोन या फिर सोमा बोलते हैं, ठीक। और नर्व प्रोसेस में क्या देखा बताओ आपको, एक्सोन और डेंड्रॉन। एक्सोन या तो नहीं होंगे या तो केवल एक होंगे, मैंने बताया, रीजन आगे देखेंगे अभी क्यों। और हमारे डेंड्रॉन्स कैसे होते हैं बताओ, एक भी हो सकते हैं, कई भी हो सकते हैं, और ब्रांच होते हैं ये, ठीक। डेंड्रॉन्स के बारे में अगर बात करें तो स्मॉल ब्रांच ट्री लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ब्रांच क्यों है, ताकि प्रोवाइड मोर सरफेस एरिया टू रिसीव मैक्सिमम स्टिमुलाई, ठीक है। और क्या होते हैं यार, आफ्रेंट फाइबर। आफ्रेंट फाइबर मतलब कि स्टिमुलस लेकर आते हैं किधर, सेल बॉडी की तरफ स्टिमुलस लाना इनका काम होता है, बिकॉज दे रिसीव स्टिमुलाई, ठीक। साइटोन की बात करें तो क्या होते हैं बताओ, दे आर इरेगुलर शेप्ड होते हैं। क्यों इरेगुलर शेप्ड हो गए, क्योंकि इनसे बहुत सारे प्रोसेस निकल रहे हैं, एक्सोन निकल रहा है, डेंड्रॉन निकल रहे हैं, बहुत सारे प्रोसेस निकल रहे हैं, इसलिए कैसे हो जाते हैं, दे आर इरेगुलर शेप्ड हो जाते हैं, ठीक, ड्यू टू द आउटग्रोथ। और इनके साइटोन के अंदर साइटोप्लाज्म होती है, इसको क्या बोलते हैं, न्यूरोप्लाज्म बोलते हैं, न्यूरोप्लाज्म। न्यूरोप्लाज्म में क्या क्या मिलेगा आपको, न्यूक्लियस दिख रहा है आपको, न्यूक्लियस में क्या होगा, सेंट्री लोकेटेड, बीच में था, 1 to 2 न्यूक्लियोलस मिलते हैं इसमें आपको। और आफ्टर बर्थ क्या बोलोगे, सेंट्रियोल इज एब्सेंट, मैंने बताया आपको, या फिर इमेच्योर हो जाएगी, जिसकी वजह से सो नो पावर ऑफ डिवीजन, इसीलिए डिवीजन की पावर नहीं रह गई।
क्या होता है केवल ओनली रिपेयरिंग इज पॉसिबल, वो भी कौन कराएंगे, एस्ट्रोसाइट। रिपेयरिंग के साथ साथ और क्या होगा, इलोंगेशन होता है यहाँ पर, इलोंगेशन। इलोंगेशन कौन कराएगा, तो कह देना थायरोक्सिन। ठीक है, आगे आइए। न्यूरोफिब्रिल की अगर हम बात करें तो क्या होते हैं बताओ, दे आर माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट होते हैं तुम्हारे। ठीक है, लाइक स्ट्रक्चर, क्या काम है इनका, प्रेजेंट इन कंप्लीट न्यूरॉन्स, पूरे न्यूरॉन में काम क्या होता है, दे हेल्प इंटरनल कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। ठीक है, इंटरनल कंडक्शन के लिए होते हैं। जो एक डेंड्रोन ने जो रिसीव किया है उसको एक्सॉन के टर्मिनल तक कौन पहुंचाएगा, यही हमारे न्यूरोफिब्रिल्स। ठीक है, और ये आपको हर पूरे न्यूरॉन मिलेगा, डेंड्रोन, साइटोन, एक्सॉन सब जगह मिलेगा आपको। निजल्स ग्रेनुल की बात करें तो क्या बोलोगे, क्लस्टर ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड फ्री राइबोसोम। ठीक है, इनके क्लस्टर होते हैं। और इनको हम क्या बोलते हैं, निजल्स ग्रेनुल को और क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं आयरन कंटेनिंग राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं आयरन कंटेनिंग राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। और क्या बोला मैंने, केवल कहाँ मिलेंगे आपको ये, ओनली इन साइटोन और डेंड्रोन, केवल साइटोन और डेंड्रोन मिलेंगे। एक्सोन के अंदर क्या रहते हैं, एब्सेंट इन एक्सोन्स, एक्सोन में देखने को नहीं मिलेंगे। क्या काम होता है, दे हेल्प इन लीस्ट रीजनरेशन, मतलब रीजनरेशन में इनका हेल्प होता है। ठीक है, रीजनरेशन में हेल्प करते हैं, इसीलिए एक्सोन में नहीं है। और एक्सोन के अंदर केवल एस्ट्रोसाइट ही है रीजनरेशन के लिए। ठीक, और इन दोनों के अंदर एस्ट्रोसाइट के अलावा ये भी आ गया, तो सबसे लीस्ट रीजनरेशन किसका होगा, एक्सोन का होगा। ठीक है, और अगर हम बात करें निजल्स ग्रेनुल कहीं ना कहीं क्या कर देंगे, इसको डिफरेंशिएट करने में हेल्प करेंगे, हेल्प्स टू डिफरेंशिएट न्यूरॉन फ्रॉम अदर सेल, बाकी सेल से आपको डिफरेंशिएट करने में हेल्प करेगा न्यूरॉन को, निजल्स ग्रेनुल। और क्या मिलेगा बताओ, मैं गोल्गी बॉडी देखने को मिलेगी। क्या करते हैं, क्या काम है इनका, पैकेजिंग ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा बताओ, एनर्जी सोर्स। ठीक, और जो दूसरा प्रोसेस हमारे न्यूरॉन का क्या बोलते हैं हम, एक्सोन बोलते हैं। एक्सोन क्या होते हैं बताओ, दे आर सिंगल लॉन्गेस्ट इफरेंट फाइबर। ठीक है, इफरेंट मतलब ले जाने के लिए, सेल बॉडी से दूर लेकर जाएंगे इम्पल्स को। ठीक है, कॉल्ड नर्व फाइबर भी बोलते हैं इनको। न्यूरॉन को क्या बोलते हैं, एक्सोन क्या बोलते हैं हम, नर्व फाइबर भी बोलते हैं। ठीक, इनकी जो आउटर मेम्ब्रेन है दैट इज एक्सोलेमा, साइटोप्लाज्म जो इनका उसको एक्सोप्लाज्म बोलेंगे। ठीक, एक्सोन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सेल बॉडी के जिस पॉइंट से एक्सोन स्टार्ट हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, एक्सोन हिलॉक, या फिर क्या बोलते हैं, ट्रिगर जोन बोलते हैं। ठीक है, और जो टर्मिनल एंड है आपके एक्सोन का कैसा होता है, वो ब्रांच्ड होता है। क्या बोलते हैं उस टर्मिनल एंड को, टीलोडेंड्रिया बोलते हैं। टीलोडेंड्रिया में क्या क्या देखा बताओ, एक स्मॉल डक्ट थी, छोटी सी डक्ट थी। ठीक है, एंड जो था उसका कैसा था, उसको बोला था हमने सिनेप्टिक नोब। और इसमें क्या मिलेंगे आपको, सिनेप्टिक वेसाइकल्स, और सिनेप्टिक वेसाइकल्स के अंदर क्या भरा हुआ है, न्यूरो ट्रांसमीटर। तो ये हमारे स्ट्रक्चर हो गया। अब बच्चे डिस्कस करेंगे कि माइलिनोजेनेसिस कैसे होती है, माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो माइलिन शीथ होती क्या है, तो ये फॉस्फोलिपिड फैटी टिश्यू होती है बच्चे, है ना, फॉस्फोलिपिड, स्फिंगोमाइलिन। ठीक, तो इनकी लेयर होती है तुम्हारी किसके, न्यूरॉन्स के ऊपर। ठीक, अब ये कैसे बनती है, ये डिपेंड करता है कि न्यूरॉन कहाँ के हैं। अगर आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन है, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अगर न्यूरॉन है आपके, तो वहाँ पर क्या होगा, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, जो आपने पढ़ा था आपकी मैक्रोग्लियल सेल्स थी, ये ओलिगोडेंड्रोसाइट रेस्पॉन्सिबल होती है माइलिन शीथ बनाने के लिए। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें अपने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, तो वहाँ पर स्वान सेल्स रेस्पॉन्सिबल होती है माइलिन शीथ बनाने के लिए। कैसे बनाती हैं अभी डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर बर्थ की बात करें, एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब बच्चे का बर्थ हुआ है, बर्थ के टाइम पर हमारे जितने भी न्यूरॉन होते हैं बॉडी के, वो सारे के सारे अनमाइलिनेटेड होते हैं। किसी भी न्यूरॉन के ऊपर माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होती है। ये जो भी माइलिनेशन का काम है कब हो रहा है, माइलिन शीथ कब बनती है, बर्थ के बाद बनती है, आफ्टर बर्थ। ठीक है, और कौन रेस्पॉन्सिबल होता है इस माइलिन शीथ को बनाने के लिए, तो वो होता है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन के प्रेजेंस में हमारी स्वान सेल माइलिन शीथ बनाती है। ठीक है, ठीक है, तो अगर बात करें ऑल द न्यूरॉन आर नॉन माइलिनेटेड, थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है माइलिन शीथ बनाने के लिए। तो थायरोक्सिन का दो काम हो गया, एक तो माइलिनेशन और एक इलोंगेशन, दोनों यही कर रहा है। ठीक है, अब देखिए, अगर हम बात करें अपने एक्सोन्स की, अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक्सोन है, ठीक है, सीएनएस का, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर के अगर न्यूरॉन है, जिसको आप बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन, तो इनके अंदर क्या होगा कि जो न्यूरॉन है, ठीक है, इनके जो न्यूरॉन है जो कि माइलिनेटेड न्यूरॉन, या फिर अगर नॉन माइलिनेटेड की अगर बात करें, तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जितने भी जो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन है वो कुछ इस तरह मिलेंगे आपको। कैसा दिख रहा है बताओ, केवल ये एक्सोन, एक्सोन के ऊपर एक्सोलेमा, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, पूरे न्यूड है, पूरी तरह से न्यूड है। ठीक है, केवल इनकी एक्सोन है, एक्सोन की एक्सोलेमा, इसके ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है, और वही जब माइलिनेशन की बात करोगे, इनका माइलिनेशन कैसे होता है, तो ये जो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन है बच्चे, इनके ऊपर ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ठीक है, जो आपकी मैक्रोग्लियल सेल्स हैं वो आकर डिपॉजिट होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, ओलिगोडेंड्रोसाइट जो हमारी होती हैं वो आकर डिपॉजिट होना शुरू हो जाती हैं, और इन ओलिगोडेंड्रोसाइट के डिपोजिशन की वजह से क्या बनता है, माइलिन शीथ बनती है। देखो ये तो माइलिन शीथ कौन बना रहा है, तो ओलिगोडेंड्रोसाइट जो हमारी होती हैं वो आकर यहाँ पर डिपॉजिट हो गई हैं, किस पर, एक्सोलेमा पर, और उसकी वजह से क्या हो गया, वो माइलिनेटेड हो गए।
तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर के जो न्यूरॉन हैं वो उन पर माइलिन शीथ कैसे बने, तो उनके ऊपर ओलिगोडेंड्रोसाइट के डिपोजिशन की वजह से क्या बनी है, माइलिन। ये ऊपर ऐसे ऊपर से ऐसे डिपोजिट होते चले जाएंगे ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और माइलिन शीथ बनते चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से माइलिन शीथ का फॉर्मेशन हो रहा है टू डिपोजिशन ऑफ ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें अपने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें, मतलब क्या, हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बाहर निकलने वाले जो न्यूरॉन होते हैं बच्चे, उनको हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये सारे न्यूरॉन मिलकर क्या बनाते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आगे देखेंगे बेटे, तो इनके अंदर जब बात करूँ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जो हमारे न्यूरॉन होते हैं, अगर वो नॉन माइलिनेटेड है, अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन आपके नॉन माइलिनेटेड हैं, तो उस समय भी वो कैसे दिखाई देंगे, ये देखिए, इनके ऊपर स्वान सेल देखने को मिलेगी। देखो ये स्वान सेल हो गया आपकी, ये स्वान सेल का न्यूक्लियस है, देखो ये न्यूक्लियस हो गया स्वान सेल का। ठीक, और स्वान सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उसको क्या बोलते हैं हम, न्यूरीलेमा। स्वान सेल को किससे कवर किया हमने, एक मेम्ब्रेन से, बोला न्यूरीलेमा। इसका ये साइटोप्लाज्म हो गया स्वान सेल का, साइटोप्लाज्म, इसका न्यूक्लियस, इसको कवर कर दिया हमने मेम्ब्रेन से, उस मेम्ब्रेन को बोला न्यूरीलेमा। तो ये इस तरीके से आपको दिखाई देंगी। मतलब एक बात समझ में आ गई कि जो स्वान सेल्स होती हैं वो आपको माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड दोनों में देखने को मिलेंगे। जब दोनों में देखने को मिल रही हैं तो वो माइलिनेशन कैसे कराती हैं वो देखते हैं हम। यानी अगर नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन है तो क्या मिलेगा आपको बताओ, स्वान सेल मिलेगी, न्यूरीलेमा, स्वान सेल की जो मेम्ब्रेन न्यूरीलेमा देखने को मिलेगी। अब ये माइलिनेशन कैसे कराती हैं, स्वान सेल का माइलिनेशन कैसे होता है, कैसे हेल्प करिए माइलिनेशन में, वो देखो। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बना लिया। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होगा, अगर नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन है तो मैंने क्या बोला बताओ, ये आपकी एक्सोन हो गया, ये हमारी एक्सोन की मेम्ब्रेन हो गई, और इसके ऊपर ये स्वान सेल ऐसे प्रेजेंट है। ठीक है, इसको ऐसे होंगे ना एक्सोन, तो स्वान सेल इसको ऐसे चारों तरफ से घेरे रहती है, चारों तरफ से ऐसे ऐसे पूरा ये कवर्ड होती है, इस तरीके से रैपिंग होती है स्वान सेल की। ठीक है, उसको हम लोग ऐसे बनाते हैं, तो 2D स्ट्रक्चर तो हमें ऐसे दिखाना पड़ रहा है, लेकिन एक्चुअली क्या बताओ, ये ऐसे फाइबर होते हैं, तो फाइबर को ऐसे चारों तरफ से ऐसे घेर रखा है इन्होंने, ऐसे ऐसे कवर्ड है इनके ऊपर से इस तरीके से। ठीक है, तो ये देखो चारों तरफ से स्वान सेल ने कवर किया हुआ इन एक्सोन्स को। ठीक, ये क्या हो गया बताओ, ये स्वान सेल हो गई हमारी, स्वान सेल का न्यूक्लियस हो गया ये। ठीक, और ये स्वान सेल का अंदर साइटोप्लाज्म है, और स्वान सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है क्या बोलते हैं इसको, न्यूरीलेमा। तो स्वान सेल का न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, इसको किससे कवर कर दिया हमने, न्यूरीलेमा। ठीक है, न्यूरीलेमा। तो ये आपको ऐसा देखने को मिलेगा। अब माइलिनेशन में क्या होता है, तो थायरोक्सिन के प्रेजेंस में अगर थायरोक्सिन है तो ये स्वान सेल क्या करती है, ये स्वान सेल जो कि इसके ऊपर ऐसे ऐसे कवर्ड है, ऐसे ऐसे कवर कर रखा है स्वान सेल ने, देख लो ऐसे कवर कर रखा है इस एक्सोन को। अब ये स्वान सेल क्या करती है, ऐसे इसके ऊपर घूमना, ऐसे मल्टीपल लगभग 100 बार रोटेट करती है इसके ऊपर, ऐसे 100 बार रोटेट किया, और रोटेशन करके इसके बार बार देख रहे हो 100 बार रोटेशन, लगभग 100 टाइम। ठीक है, इसके रोटेशन से क्या हुआ, देखो ये लपेट लिया इसको चारों तरफ से। ठीक है, तो ये जो लपेटा गया है स्वान सेल, देखो स्वान सेल की आउटर मेम्ब्रेन जो है, आउटर मेम्ब्रेन तो वही न्यूरीलेमा है, और अंदर जो जहाँ से ये अटैच है, स्वान सेल जहाँ से अटैच है वहाँ पर क्या होगा, वही इनर लिप जो है इसकी, इसकी जो इनर लिप है स्वान सेल की, जो कि किस पर अटैच है, इसके एक्सोलेमा पर। ये देखो ऐसे स्वान सेल मैंने बोला ऐसे कवर्ड है इसके चारों तरफ से, इस तरह से कवर कर रखा है। तो इसकी जो ये इनर, देखो ये क्या होगी बताओ, ये स्वान सेल हो गई, ये आपकी एक्सोन हो गई, ये स्वान सेल कवर हो गई। तो ये क्या होगा बताओ, ये क्या है, न्यूरीलेमा। क्या है ये, न्यूरीलेमा। ये क्या होगा बताओ, ये इसका, ये क्या हो गया, इसका साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसको कवर कर दिया न्यूरीलेमा। इसकी ये इनर लिप हो गई, देखो ये स्वान सेल की हमारी क्या हो गई अंदर, ये इसकी इनर लिप हो गई। इधर देखो ये इनर लिप हो गया अंदर, जो कि अटैच है किस पर, इस एक्सोलेमा पर अटैच है। इनर लिप कहाँ अटैच है, एक्सोलेमा पर। अब इसकी जो इनर लिप है वो अंदर ही क्या करती है, इसकी इनर लिप अंदर ही वो कई बार, ये देखो रोटेशन शुरू, अंदर बाहर का जैसे वैसे, बाहर का तो मटेरियल वैसे ही है, बाहर तो ये ऐसे ही अटैच है। ठीक, लेकिन इसकी जो इनर लिप है यहाँ पर, वो अंदर कई बार ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल में से कई बार अंदर रोटेट कर रही है, और इसके बार बार रोटेशन, 100 बार रोटेशन हो रहा है। इस रोटेशन से इसके ऊपर जो शीथ बन रही है, जो फैटी टिश्यू, जो फॉस्फोलिपिड की जो लेयर बन रही है इसके ऊपर रोटेशन से बार बार। ठीक है, वही है माइलिन शीथ। देखो ये अंदर लिप, ये इनर, इसकी इनर लिप हो गई, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, न्यूरीलेमा हो गया, और अंदर का जो मेम्ब्रेन बार बार अंदर से रोटेट हो रहा है, मैंने बताया जैसे। ठीक है, और इसके बार बार रोटेशन से अब बनी है माइलिन शीथ। इसको बोलोगे अंदर जो रोटेट होकर बना है ये मल्टीलेयर्ड। ठीक है, दिस इज माइलिन शीथ। ये फैटी टिश्यू जो है आपकी, ये जो फॉस्फोलिपिड की लेयर यहाँ बनी है, स्पिंगोमाइलिन लेयर, इसको बोलोगे कि ये माइलिन शीथ हो गई। ठीक है, यानी मैं समझ में आ गया कि हमारा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, अगर वो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन है उनके ऊपर भी स्वान सेल मिलेगी, लेकिन रोटेशन नहीं हुआ। ठीक, और जो हमारे माइलिनेटेड न्यूरॉन है उनके अंदर क्या होता है, उनके ऊपर भी जो स्वान सेल होती है, स्वान सेल तो यहाँ पर भी, लेकिन क्या हुआ, उसका बार बार रोटेशन हो गया, उसने मल्टी रोटेशन कर लिया थायरोक्सिन के प्रेजेंस में, और वो माइलिन शीथ बना दी, फैटी टिश्यू की कवरिंग कर दी उसको। ठीक है, तो इसको बोल दिया माइलिनेटेड न्यूरॉन, इसको बोल दिया नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पर डायग्राम बना रखा है। देखो
कि जो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन होंगे क्या होगा, उनके होता है स्वान सेल मिलेगी आपको, स्वान सेल मिलेगी लेकिन उनका रोटेशन नहीं हुआ है, ठीक है, तो सिंपल एक दिख रहा है आपको, ठीक। इनमें क्या होगा, माइलिनेटेड न्यूरॉन में क्या होगा, स्वान सेल अभी भी है, देखो ये न्यूरिलेमा इसकी, ठीक है, न्यूरिलेमा अब माइलिन शीथ बन गई, देखो माइलिन शीथ, उनके कई बार रोटेशन से क्या होता है यहाँ माइलिन शीथ बन गई। और ये क्या होता है, एक्सोलेमा, देखो यहाँ पर दिखा रखा है, ये एक्सोलेमा, ये माइलिन शीथ और ये न्यूरिलेमा। यानी न्यूरिलेमा कहाँ मिलेगा होता है, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड दोनों मिल रहा है। लेकिन वही अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करो तो वहाँ पर न्यूरिलेमा नहीं है। कहाँ से न्यूरिलेमा होगी, यहाँ पर न्यूरिलेमा नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट ओलिगोडेंड्रोसाइट ऊपर 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 अटैच हो रही है, यहाँ पे ऐड होती जा रही है, माइलिन शीथ बना दी इन्होंने, ठीक। तो न्यूरिलेमा कहाँ प्रेजेंट हुआ, केवल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन में, न्यूरिलेमा यहाँ पर नहीं है, स्वान सेल यहाँ पर नहीं है, स्वान सेल केवल यहीं पर आपकी, ठीक। इस तरीके से कहीं ना कहीं माइलिनेशन हो रहा है।